एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। नूरजहां सिकंदर के साथ दावत के लिए आई थी और सिकंदर खुद उसको साथ लेकर आया था। पूरा गांव ये देखकर हैरान था और सभी खुशियां मना रहे थे। चलो बरसों की दुश्मनी तो खत्म हुई। और कमालुद्दीन भी लामिया के साथ बहुत खुश था। अब लामिया भी बड़ी खुश नजर आ रही थी। जब डाइनिंग टेबल पर बैठे लामिया की नज़र नौकरानियों पर पड़ी तो एकदम से अपनी पिछली जिंदगी की तरफ लौट गई, जो आज सुबह ही पूरा घर का काम संभाल रही थी। नौकरानी जबकि बैठी थी, खुद नौकरानियों का काम भी वही संभाल रही थी। और आज 2 दिन के बाद कमालुद्दीन के बगल में बैठे कमालुद्दीन के निगाहों का मरकज बनी हुई थी। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब वह बेआंसू रो रही थी, अपनी किस्मत पर जो सर्दी के रातों में जख्मों से चूर, पहली रात की दुल्हन होते हुए भी बाहर बंधे कुत्ते के करीब सिमटी सुकड़ी बैठी हुई थी। कुत्ते के भौंकने पर एकदम डर कर पीछे हटी तो अचानक किसी चौड़े सीने से टकराई। उसने सर उठाकर देखा, सामने कमालुद्दीन बैठा। उसे बालों से पकड़ता हुआ बोला, तू कमालुद्दीन की गुलाम और रखेल बनकर यहाँ आई है। तुझ में और इस कुत्ते में कोई फर्क नहीं होगा। ये बोलता हुआ उसे खींचता हुआ हवेली के अंदर ले जाने लगा। अभी वह बेडरूम में ले जाकर उस पर झुकता, अपना कोई हक जताता कि अचानक लामिया को अपना कलेजा चीरता हुआ महसूस हुआ था। जब उसकी नज़र निकाह कराने वाले मौलवी पर पड़ी। मौलवी तीसरी बार अपनी बात दोहरा चुका था, लेकिन पर्दे के उस पार से अभी भी कोई जवाब नहीं मिला था। महफिल में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ सवालिया नज़रों से देख रहे थे। हर चेहरे पर परेशानी और बेचैनी की लकीरें थी। क्या लामिया इस निकाह को कबूल करेगी, या वह अपनी तकदीर को बदलने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगी, या समाज की पुरानी रस्मों के आगे सर झुका देगी? ये हर दिल में यही सवाल बिजली की रफ्तार की तरह दौड़ रहा था। गांव के बड़े बूढ़े शहाबुद्दीन खान के साथ बैठे सर झुकाए शहाबुद्दीन खान की तरफ देखने की किसी में हिम्मत नहीं थी। जैसे सब जानते हो, फैसला तो हो चुका था, बस एक ऐलान होना बाकी था। अचानक अंदर से एक दबी हुई मगर मजबूत आवाज़ उभरी, कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये 3 शब्द जैसे तमाम शोर को दबाने के लिए काफ़ी थे। फरमुद्दीन खान के चेहरे पर एक पल में सुकून की लहर दौड़ गई। महफिल में बैठे बाकी लोगों के चेहरे पर भी एक इत्मीनान सा नजर आया, लेकिन लामिया के दिल में क्या गुजर रही थी ये कोई नहीं जान सका। वही लामिया, उसकी आंखों में अभी जिंदगी के सपने सजने शुरू हुए थे। आज रस्म रिवाज के भेंट चढ़ने वाली थी। आज एक और बेटी समाज की सख्ती और बेरहमी का शिकार हो गई थी। उसके सारे सपने एक पल में टूटकर चकनाचूर हो गए जब उसे कमालुद्दीन की दुल्हन बनाकर दुश्मन के हवाले करने का ऐलान कर दिया गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। उसकी ज़िंदगी का फैसला उसकी मर्जी के बगैर किया जाएगा। और जो दुल्हन की माँ उसके साथ बैठी थी वो बराबर आंसू बहा रही थी और सहेलियाँ भी उसके दर्द में शरीक थी। उनकी सिसकियाँ बाहर मौजूद लोगों के कानों तक पहुँच रही थी, लेकिन लामिया के चेहरे पर कोई असर नहीं था। वो जैसे बेहोश हो चुकी थी, इसमें कोई जान बाकी ना था, जैसे अब उसमें कोई जज्बा बाकी ना था। आखिरकार ये फैसला करने वाला उसका अपना ही बाप था। हाँ, वही बाप जो आज तक गांव की कई लड़कियों को कलामुद्दीन के नाम पर ब्याह चुका था। हाँ, जब उसे अपनी ही बेटी को दुश्मन के हवाले करना पड़ा, न जाने उसके दिल पर कितने खंजर चले होंगे, लेकिन अपने बेटे की एक गलती का बदला लामिया की कुर्बानी से ही मुमकिन था। और शहाबुद्दीन खान के लिए यही एक रास्ता बचा था। मुकम्मल होते ही फरमुद्दीन खान की गरजती हुई आवाज़ देने पर गूंजी थी, चंगेज खान, कमालुद्दीन को लेकर आओ, हमें चलना होगा। दुश्मन के डेरे पर हम और ज़्यादा नहीं ठहर सकते। चंगेज खान जैसे ही पर्दे के पीछे पड़ा, सिकंदर खान जो पहले से ही चौकन्ना था फौरन आगे बढ़ा और अपनी बहन लामिया को घूंघट की ओट में लेकर बाहर निकलने लगा था। सिकंदर को इस बात का डर था कहीं जज्बात में बहक कर खानदान की कोई और औरत लामिया के साथ बाहर ना निकल जाए, क्योंकि आज का दिन आम दिनों जैसा नहीं था। आज इस दर पर दुश्मन का लश्कर बाराती बनकर आया था। वही दुश्मन जिनके साथ बरसों की दुश्मनी आज एक जख्म बनकर हर दिल में चुभ रही थी। आंखों में आंसू थे, बहुत गम में होकर अपनी बहन को दुश्मन के हाथों में सौंपने जा रहा था। ये वही कमालुद्दीन था जिसकी जान के पीछे सिकंदर अपनी नफरत का अंगार सीने में जलाया करता था। इसी कमालुद्दीन के मौत से प्यास बुझाने की बजाय आज अपनी बहन को तैयार करके हवाले कर दिया गया था। सिकंदर ने अपनी बहन को कमालुद्दीन के सामने लाकर खड़ा किया। सिकंदर के आंखों में जलती हुई नफरत और जलन के तौर पर दिखाई दी। उसके तन बदन में जैसे आग भड़क उठी थी। उसके लिए लामिया सिर्फ बहन ही नहीं थी, बल्कि उस खानदान की एक मेंबर थी। वही खानदान जिसने उसके दिल में नफरत और जख्म भरे थे। सिकंदर के चेहरे पर बेबसी और मजबूरी की परछाइयां थी, लेकिन सिकंदर के दिल में उसके लिए कोई हमदर्दी न थी।
वो कमालुद्दीन बहुत नफरत करता था और उस नफरत की आग में लामिया भी जल रही थी। उसके दिल में बस इंतकाम की आग भड़क रही थी, एक ऐसी आग जो न सिर्फ कमालुद्दीन बल्कि उसके खानदान को जलाकर राख कर देने की चाहत रखती थी। लामिया ना तो माँ से गले मिली, न बाप की दुआएं ली और ना ही सहेलियों ने उसे रुखसत करते वक्त कुरान पाक की अमान दी। वह इन सब रस्मों रिवाज से महरूम मर्दों के पीछे घूंघट ओढ़े खामोशी से अपने शोहर के साथ चलती रही, उस शोहर के साथ जिसे उसने कभी देखा भी ना था। वह गाड़ी तक पहुंची तो कमालुद्दीन ने उसे गाड़ी में बिठाया, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ नफरत की आग जल रही थी। कमालुद्दीन के लिए ये शादी महज एक सजा थी। वह तो खानदान की परछाई तक से नफरत करता था। अब इस खानदान की बेटी को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर लिए जा रहा था। गाड़ी में बैठते ही उसने गुस्से से ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने का हुक्म दिया। उसकी कड़क आवाज सुनकर लामिया के दिल में जैसे ही उसने अपना दिल मुट्ठी में ले लिया हो, गाड़ियों की लंबी कतारें फरमुद्दीन खान के हवेली पर आकर रुकी। कमालुद्दीन को लोगों से मुबारकबाद वसूल करने के लिए कहा गया, जबकि लामिया को सीधा हवेली रवाना कर दिया गया था। कमालुद्दीन अपने चेहरे पर गुस्सा लिए खड़ा था। लोग आते गए उसे मुबारकबाद देते रहे। जब फरमुद्दीन आगे बढ़कर उसे गले से लगाया और मुबारकबाद दी तो कमालुद्दीन की आंखों में गुस्से की चमक दिखाई दे रही थी। वह बोल पड़ा, कैसी मुबारकबाद अब्बा जान? आप मुबारकबाद तब देते जब मैं उनकी बेटी लामिया के बजाय सिकंदर का सर आपके सामने पेश करता। यही मेरी असल जीत होती। उसके दिल की सारी भड़ास बाहर निकल आई। कमालुद्दीन के लिए सिकंदर की मौत ही असल इंतकाम था, लेकिन आज उसे अपनी दुश्मनी के बदले में उसकी बहन को अपनाना पड़ा, जो उसे किसी भी हाल में कबूल नहीं था। फरमुद्दीन ने जवाब दिया, नहीं नहीं मेरे बेटे, अगर तुम सिकंदर का सर काट कर भी ले आते तो उन्हें इतनी तकलीफ नहीं पहुंचती जितनी आज अपनी बेटी को हमारे घर ब्याह कर मिली होगी। तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। अब तो शहाबुद्दीन खान अपनी बेटी से मिलने को तरसेगा, पल पल जिएगा, पल पल मरेगा। उनके लिए हर पल एक नई दुख बनेगा। इससे बड़ी भला और क्या सजा हो सकती है? हम शहाबुद्दीन खान की बेटी को गुलाम बनाकर अपने घर ले आए। आज हमने उनके दिल को चीर कर रख दिया है। फरमुद्दीन की बरसों से सरदारी को लेकर और हुकूमत को लेकर झगड़ा था। कमालुद्दीन की आंखों में पल भर के लिए एक चमक उभरी, लेकिन दिल में नफरत और इंतकाम की आग अभी भी जल रही थी, जो उसे और ज्यादा बेचैन कर रही थी। लामिया को नौकरानियों ने कमालुद्दीन के कमरे में पहुंचा दिया था, लेकिन वह पिछले 1 घंटे से वहां अकेली बैठी गम और बेयकीनी के समुद्र में डूबी हुई थी। ना घर में कोई चहल पहल थी, ना ही उसका दूल्हा अभी तक उसके कमरे में आया था। कमरे की खामोशी जैसे उसके दिल की गहराइयों को चीरती जा रही थी। उसका दिल जैसे बोझल होता जा रहा था। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला और 2 औरतें अंदर दाखिल हुई, कमालुद्दीन की माँ और दादी। जैसे ही वो उसके पास आकर बैठी, सबसे पहला सवाल जो कमालुद्दीन की माँ ने किया वह नूरजहाँ के बारे में था, जो लामिया के भाई की बीवी थी। मेरी नूरजहाँ कैसी है? लामिया ने हैरानी से उनकी तरफ देखा, जैसे वह सोच रही हो कि वह खुद इस वक्त किस हालत में है। उसको किसी की परवाह नहीं। हल्की सी आवाज़ में उसने जवाब दिया, वह ठीक है। लेकिन उसकी बातों में जो खालीपन था उसके हालात का एक आईना था। कमालुद्दीन की दादी ने तसल्ली दी, बेटी घबराओ नहीं, यह अब तुम्हारा अपना घर है। भले तुम यहाँ गुलाम बनकर आई हो, लेकिन हम तुम्हें कभी भी दुश्मन की बेटी बनाकर नहीं रखेंगे। तुम तो हमारे कमालुद्दीन की दुल्हन हो, हमारे घर की बहुरानी हो। मगर उनके अल्फाज में वो गर्मी नहीं थी जो एक माँ या दादी अपने घर में आने वाली नई दुल्हन को देती हैं। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा दोबारा खुला। कमालुद्दीन कमरे में दाखिल हुआ। उसकी माँ ने लामिया के चेहरे पर घूंघट गिरा दिया और दोनों औरतें उसे अकेला छोड़कर बाहर निकल गई। जाते हुए दादी ने कमालुद्दीन को नरमी से पेश आने को कहा, लेकिन उसके दिल में क्या था ये तो कोई नहीं जानता था। वह आगे बढ़ा, लेकिन लामिया के करीब पहुंचते ही उसने बगैर कुछ कहे उसकी बाजू मजबूती से पकड़कर उसे घसीटते हुए कहीं ले जाने लगा। लामिया चुप से उसके साथ चलती गई। शायद इस समय के लिए वह खुद को तैयार ही ना कर पाई थी, लेकिन जब कमालुद्दीन ने एक जगह लाकर उसका हाथ छोड़ा और लामिया ने अपना घूंघट उठाया तो ये देखकर दंग रह गई। ये तो वो जगह थी जहाँ हवेली के कुत्ते बांधे जाते थे। लामिया के इज्जत को ये ठेस पहुंचाकर रख दिया था। उसकी बर्दाश्त की अब हद टूट गई थी और बेकाबू होकर चिल्ला उठी, ये क्या तरीका है? क्या कोई अपनी दुल्हन के साथ ऐसा सलूक करता है? उसकी आवाज़ में बेबसी और दुख छुपा हुआ था। दुल्हन नहीं, दुश्मन की बेटी, और यही तरीका होता है दुश्मनों से पेश आने का। ये कहकर कमालुद्दीन दरवाज़ा बंद कर चुका था। लामिया अपने आंसुओं को रोक ना सकी। दिल में एक ही सवाल था, ये कैसा फैसला किया था मेरे बाबा ने?
वह अपनी फूलों के बिस्तर पर सोने वाली बेटी को अगर इस हाल में देखते तो क्या सोचते? क्या उनका दिल ये देख कर दहल ना जाता कि उनकी मासूम बेटी को यूं जलील किया जाए? लामिया के आंसुओं ने जैसे उसकी सारी उम्मीदों को बहा दिया था। वह एक बार फिर तन्हा अकेली, कोई मदद करने वाला नहीं था, उस हवेली के अंधेरे में खड़ी रह गई जहां उसके लिए इज्जत का कोई मकाम नहीं था। वह रो रो कर बेहाल हो चुकी थी, मगर अंदर ही अंदर टूट फूट की तकलीफ बरकरार थी। उसके करीब कुत्तों की भौंकने की आवाजें उसको पल पल मौत का डर दिला रही थी और वह डर कर एकदम सिमट जाती। उसके नाजुक दिल और कमजोर जिस्म दिल दहलाने के लिए काफी था। वे डर से एकदम सिमट जाती, मगर कमालुद्दीन के जुल्म सितम का कोई अंत नहीं था। वह कितनी देर घुटनों में सर छुपाए बैठी रही, लेकिन कुत्तों की जोरदार भौंकने पर वह जब डर से पीछे हटी और किसी मजबूत सीने से जा टकराई तो उसे एक पल उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। शायद कोई उसकी मदद करने आया हो, मगर ये उसका ख्याल ही था। वह कोई और नहीं बल्कि उसका बेरहम शौहर था, जो खामोशी से उसकी तकलीफ का तमाशा देख रहा था। जैसे ही कमालुद्दीन से टकराई, उसने बगैर किसी तरस खाए उसके बालों को पकड़ लिया और कमरे में घसीटते हुए ले जाकर पटक दिया और दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। वह गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें पहली बार लामिया के चेहरे पर पड़ी तो वह एक पल जैसे ठहर गया। वह अपना सारा गुस्सा भूल चुका था। जिंदगी में पहली बार दोनों ने एक दूसरे को देखा था। लामिया की आंखें तो डर से झुकी हुई थी, लेकिन कमालुद्दीन अपनी आंखें पलटना ही भूल गया था। लामिया का चेहरा आंसुओं से तर था, लेकिन उसका हुस्न उस नम आंखों में और भी ज्यादा निखर गया था। उसकी लंबी सी जुल्फें बिखरी हुई थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो अभी तक आंसुओं से भरी हुई थी घायल शेरनी की तरह लग रही थी, जिसमें दर्द और तकलीफ के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके होठ कपकपा रहे थे, जिस पर दर्द की लकीरें बनी थी। शायद यही बात कमालुद्दीन को जम गई थी। उसके दिल में अजीब तरह के जज्बात उठने लगे। वह बदले की आग में अंधा था, लेकिन लामिया का हुस्न जैसे उसके गुस्से और सख्ती को पिघला रहा था। उसकी गुलाबी गालों की लाली उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी पैदा कर रही थी। लामिया का हुस्न जादू अब उसके दिल दिमाग पर छा गया था। वह जिसको अभी तक दुश्मन की बेटी समझकर नजरअंदाज कर रहा था, आज उसी दुश्मन की बेटी का हुस्न उसके जज्बात को झकझोरने लगी थी। उसके दिल में आग भड़क उठी थी, मगर अब वो बदले की नहीं, एक नई चाहत की थी। कमालुद्दीन के हाथ रोकते हुए भी उसके चेहरे की तरफ बढ़े। उसका दिल चाहा कि वह उसके आंसू पोंछे, लेकिन वह खुद को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। शहाबुद्दीन और अमरुद्दीन के खानदान के बीच दुश्मनी की शुरुआत कई साल पहले एक मामूली जमीन के चलते हुआ था। इस तनाव ने देखते ही देखते दोनों खानदानों को एक दूसरे का खून का प्यासा बना दिया था। ये दुश्मनी नस्लों में भी आ गई थी। दोनों खानदान एक दूसरे को तबाह करने की कोशिश में लगे रहे। गांव के बड़े बूढ़ों ने कई बार सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। जमीनों के बंटवारा का झगड़ा एक ऐसी नफरत में बदल चुका था कि जब भी दोनों खानदान का कोई मेंबर एक दूसरे के सामने आता तो आंखों में नफरत और गुस्से के शोले भड़कते थे। ना कोई शादी ब्याह, ना कोई मैयत, पर हर मौके पर बस दुश्मनी और नफरत का काल मंडराता रहता। सालों की इस नफरत ने दोनों खानदानों के दिलों में बदले की ऐसी आग भड़का रखी थी कि वह एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे और किसी भी सूरत दुश्मनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरी तरफ कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए नूरजहां अमरुद्दीन की खूबसूरत बेटी थी और इधर सिकंदर भी उसी कॉलेज में पढ़ने जाया करता था। लेकिन ये एक दूसरे को नहीं जानते थे कि हमारे खानदानों के बीच में दुश्मनी है। ये दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद भी ये नहीं जानते थे यह हमारे दुश्मन का बेटा या बेटी है। दोनों की पहली मुलाकात बिल्कुल अनजाने में हुई थी। जब सिकंदर अपने दोस्तों के साथ बैठा था, नूरजहां अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जा रही थी। जैसे ही उसकी नज़रें मिली, सिकंदर के दिल में धड़कनें तेज हो गई और नूरजहां के दिल में भी एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। मोहब्बत का ये सिलसिला कुछ वक्त तक आंखों ही आंखों में चलता रहा। सिकंदर जब भी उसे देखता वह अपनी नज़रें पलटना भूल जाता। नूरजहां उसकी नज़रों के पैगाम को समझ चुकी थी। हर बार जब सिकंदर की निगाहें उससे मिलती थी तो उसके चेहरे पर एक हसीन मुस्कुराहट खिलने लगती। एक दिन जब शाम का वक्त था और कॉलेज का माहौल बड़ा शांत था, सिकंदर ने हिम्मत इकट्ठी की। नूरजहां को देखकर उसके पास चला गया। सिकंदर का दिल बहुत बेकरार था। आज उसने फैसला कर लिया था, अब चुप रहना उसके लिए मुमकिन नहीं था। सिकंदर गहरी सांस लेकर बोला, नूरजहां, तुमसे एक बात कहनी है। नूरजहां ने चौंक कर नजरें उठाई। सिकंदर की आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं देखा था। दिल की धड़कनें तेज हो गई, मगर उसने खुद को संभाल कर नरमी से कहा, जी सिकंदर। सिकंदर कुछ पलों के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरे दिल में कुछ अजीब सा होने लगता है।
तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे दिल को बेचैन कर देती है। नूरजहां हैरान सी हो गई। नूरजहां, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन जब से तुम्हें देखा है मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। नूरजहां के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, सिकंदर ये सब। सिकंदर ने नूरजहां की तरफ देखते हुए जवाब दिया, मोहब्बत कभी भी वक्त या हालात को देखकर नहीं होती, ये तो बस हो जाती है। और मेरे लिए ये पल था जब तुम पहली बार मेरी नज़रों के सामने आई थी। तब से मेरी हर सांस तुम्हारे नाम हो गई है। नूरजहां नज़रें झुकाकर धीरे से सर हिलाया। सिकंदर, शायद मैं भी तुमसे वही कहना चाहती थी जो तुमने कहा, तुम्हारे बगैर दुनिया अधूरी सी लगती है। ये सुनकर सिकंदर का चेहरा खुशी से दमक उठा। उसने नूरजहां के हाथों को नरमी से पकड़ते हुए कहा, नूरजहां, आज से तुम मेरी जिंदगी की वह रोशनी हो, इसके बगैर मैं खुद को पूरा नहीं समझ सकता। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हर पल हर कदम पर। नूरजहां ने जवाब दिया, सिकंदर, मोहब्बत का ये सफ़र हम मिलकर तय करेंगे। दोनों ही इस बात से अनजान थे इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। बातों और मुलाकातों का सिलसिला बहुत आगे तक निकल चुका था। आखिर एक दिन जब सिकंदर ने नूरजहां को अपने घर आने की दावत दी तो नूरजहां ने जवाब दिया, मुझे अपने बाबा से इजाज़त लेनी होगी। उनकी इजाज़त के बगैर मैं गांव में कहीं नहीं जाती। जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, उसने बड़ी मुश्किल से मेरी ख्वाहिश को देखते हुए इजाज़त दी है। सिकंदर ने जब नूरजहां के अब्बा के बारे में पूछा तो ये जानकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। नूरजहां ने कहा, मेरे अब्बा का नाम अमरुद्दीन है, और उसी गांव का नाम बताया जहां सिकंदर भी रहता था। वह नाम सुनकर ही समझ गया था कि नूरजहां और सिकंदर की मोहब्बत का अब क्या अंजाम होगा। सिकंदर ने बड़ी परेशानी से नूरजहां का हाथ पकड़ लिया और बोला, नूरजहां, शायद तुम नहीं जानती, मैं शहाबुद्दीन खान का इकलौता बेटा हूँ, यानी तुम्हारे बाबा के दुश्मन का बेटा। ये सुनकर तो जैसे नूरजहां की जान ही निकल गई थी। लेकिन सिकंदर, अब हमारी मोहब्बत का क्या होगा? सिकंदर ने गहरी सांस ली और कहा, नूरजहां, हमें जुदा होना होगा या फिर तुम्हें थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। नूरजहां हैरान नज़रों से उसे देख रही थी। नूरजहां बोली, कैसी हिम्मत सिकंदर? उसने कहा, अगर हमने अपनी मोहब्बत के बारे में बता दिया तो शायद फिर कभी एक दूसरे की शक्ल देखना भी नसीब ना होगा। लेकिन अगर हमने यहीं पर निकाह कर लिया, फिर गांव गए, तो हमारे खानदान को आपस की दुश्मनी भुलाकर हमें कबूल करना ही पड़ेगा। नूरजहां ने जब ये फैसला कर लिया कि वह खानदान की रिवायत और दुश्मनियों के आगे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं देगी, तो उन दोनों ने चुपके से कोर्ट में निकाह करने का इरादा कर लिया। सिकंदर ने कुछ भरोसे वाले दोस्तों से बात की और नूरजहां से कोर्ट में शादी कर लिया। नूरजहां के चेहरे पर हल्की सी परेशानी तो थी, मगर उसकी आंखों में मोहब्बत और खुशी की एक चमक भी थी। वह जानती थी जो कदम उठा रही है वह अपनी ज़िंदगी को एक नया रास्ता देने जा रही है। दूसरी तरफ सिकंदर भी एक सुकून और खुशी के एहसास में पड़ा हुआ था। कोर्ट के दरवाजे के बाहर दोनों एक दूसरे के सामने आए। उनकी आंखें मिली और एक चुप्पी के साथ वादा हुआ, वे हर हाल में एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जैसे ही सिकंदर अपनी दुल्हन नूरजहां को साथ लेकर हवेली में दाखिल हुआ और अपनी शादी का ऐलान किया तो हवेली में जैसे एक कयामत टूट पड़ी। शहाबुद्दीन के इकलौते बेटे की दुश्मन अमरुद्दीन की बेटी से शादी की खबर आंधी की तरह फैल गई। घर की औरतें, माँ और बहन ये खबर सुनते ही कांप उठी। वह जानती थी अब शहाबुद्दीन के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं होगा। जब उसे ये मालूम होगा कि उसका बेटा उनके खानदानी दुश्मनी को नज़रअंदाज करके अमरुद्दीन की इकलौती बेटी को ब्याह कर ले आया है। हवेली का माहौल सोग में डूबा हुआ था, जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। सिकंदर की माँ अपने बेटे के फैसले पर हैरान परेशान थी। उसकी बहन चुपचाप अपनी आंखों में डर सजाए बैठी थी और वह इस इंतजार में थी कब शहाबुद्दीन की हवेली में दाखिल होगा। इस तूफान की शुरुआत होगी जिसका सबको डर था। कुछ ही देर में शहाबुद्दीन हवेली में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में आग भरी हुई थी। वह सीधा सिकंदर की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता उसने सख्त आवाज़ में हुक्म दिया, इसी वक्त इस लड़की को तलाक दो, उसे वापस उसके घर भेज दो। ये दुश्मन की बेटी है, ये हमारे घर में नहीं रह सकती। हवेली के अंदर खामोशी छा गई। सिकंदर की आंखों में उलझन और तकलीफ थी, लेकिन उसने मजबूती से अपने बाप की आंखों में देखा और कहा, नूरजहां को तलाक नहीं दूंगा। बाबा, वो मेरी बीवी है, मेरी मोहब्बत है और मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। शहाबुद्दीन का चेहरा गुस्से से सुर्ख लाल हो गया। ये दुश्मनी हमारे खून में है सिकंदर, ये लड़की हमारी तबाही का जरिया है और तुम इसे यहाँ ले आए हो। उसकी आवाज़ में जहर भरा हुआ था। दूसरी तरफ नूरजहां बिल्कुल चुप खड़ी थी, लेकिन उसके दिल में डर का तूफान उठा था। उसे अंदाजा हो चुका था सिकंदर का खानदान इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था।
और अगर वह अपने बाप के घर वापस गई तो शायद वह कभी दोबारा यहाँ लौट कर न आ सकेगी। वह जानती थी उसका बाप उसे दोबारा सिकंदर के पास जाने नहीं देगा और उसके खानदान की रिवाज उसे कैद में रख देगी। नूरजहां ने अपनी नज़रें झुका ली थी। उसके दिल में एक अजीब सी मजबूती आ गई थी। वह जानती थी उसके और सिकंदर के लिए ये जंग आसान नहीं होगी, पर वह उस वक्त किसी भी कीमत पर अपने शोहर का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। सिकंदर ने नूरजहां का हाथ थाम लिया, जैसे ये इशारा कर रहा हो वह किसी भी हाल में उसका साथ नहीं छोड़ेगा। शाम ढलते ही ये खबर अमरुद्दीन के कानों तक पहुंच चुकी थी। उसकी बेटी नूरजहां ने अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर दुश्मन शहाबुद्दीन के बेटे सिकंदर से निकाह कर लिया है। ये खबर सुनते ही अमरुद्दीन की आंखों में आग भड़क उठी थी। उसके लिए अब नूरजहां कोई हैसियत नहीं रखती थी। उसे तो अब सिकंदर की जान चाहिए थी। अमरुद्दीन के लिए ये दुश्मनी अब जाती दुश्मनी बन चुकी थी। उसका बेटा कमालुद्दीन भी खानदानी लड़ाई झगड़े को दिल में बसाए सिकंदर के खून का प्यासा हो गया था। अमरुद्दीन कमालुद्दीन सिकंदर को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर चुके थे। कमालुद्दीन ने कई बार जानलेवा हमला किए थे। सिकंदर हर बार किस्मत की मेहरबानी से बच निकलता था। दूसरी तरफ शहाबुद्दीन भी अपने बेटे की जिंदगी के लिए परेशान था। सिकंदर शहाबुद्दीन का इकलौता बेटा था और वह जानता था अगर ये दुश्मनी इसी तरह चलती रही तो जल्दी ही उसके बेटे की जान खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए शहाबुद्दीन ने आखिरकार पंचायत का फैसला किया ताकि उस तनाव को ख़त्म किया जा सके। पंचायत में गांव के सभी बड़े बूढ़े आलिम लोग जमा हुए थे और सबकी नज़रें बराबर कोई पुख्ता हल की तरफ टिकी हुई थी। पंचायत में अमरुद्दीन के खानदान की तरफ से एक ही शर्त रखी गई थी, लड़की के बदले लड़की, यानी सिकंदर की ज़िंदगी बचाने के लिए शहाबुद्दीन खान को अपनी बेटी रखेल की सूरत में अमरुद्दीन के बेटे कमालुद्दीन के निकाह में देना होगा। ये फैसला सुनकर शहाबुद्दीन खान के लिए जैसे ज़मीन फट गई हो। उसके लिए ये फैसला उसकी इज्जत पर एक काला धब्बा था। अपनी बेटी को दुश्मन के हाथों में देना, वह भी रखेल के तौर पर, उसके लिए ये फैसला कबूल करना तो बड़ा मुश्किल था। पंचायत के सामने वह मजबूर था। उसे ये एहसास हो चुका था सिकंदर की ज़िंदगी को बचाने का यही एक रास्ता है। शहाबुद्दीन का इकलौता वारिस, उसका लखते जिगर सिकंदर, जिसकी जान बचाने के लिए उसने अपनी बेटी को कुर्बान करना होगा। शहाबुद्दीन ने अपने दिल पर पत्थर रखकर गांव के बड़े बूढ़ों को गवाही बनाकर आखिरकार अपनी बेटी को कमालुद्दीन के निकाह में देने का फैसला किया। ये पल शहाबुद्दीन के किसी क़यामत से कम न था। उसने खुद को बेबस महसूस किया, मगर शहाबुद्दीन अपने बेटे की ज़िंदगी को भी बचाना चाहता था। उसने खुद को भी बेबस महसूस किया, मगर अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए ये दर्दनाक फैसला करना पड़ा। उसकी आंखों में गम और गुस्सा दोनों थे, मगर वे जानता था कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था और यूं इस खानदानी दुश्मनी को हमेशा के लिए ख़त्म करने की एक कड़वी कीमत चुकाई गई। लामिया के लिए ये रात किसी भयानक रात से कम नहीं थी। कमालुद्दीन के साथ ज़बरदस्ती गुजारने वाली रात उसके दिल में नफ़रत का बीज बो दिया था। उसके दिल में दर्द और जिल्लत की टीसें बराबर उठ रही थी और उसे ये महसूस हो रहा था जैसे वह अपनी इज्जत और रुतबा दोनों खो बैठी हो। उस रात के बाद लामिया के लिए कमालुद्दीन का चेहरा देखना भी नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। उसका दम तक घुटने लगा था। कमालुद्दीन के वजूद से उसके दिल में नफ़रत पैदा हो गई थी, मगर वह दूसरी तरफ कमालुद्दीन के लिए वह रात कुछ और ही मायने रखती थी। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसे जज्बात महसूस नहीं किए थे। वह जो हमेशा अपने घमंड और ताकत के बल पर जीतता था, इस बार लामिया की वजूद के सामने वह अपने जज्बात के हाथों मार खा चुका था। कमालुद्दीन को यकीन नहीं हो रहा था कि वह कैसे अपने आप पर काबू न रख सका और लामिया के करीब आ गया। वह एक पल जो लामिया के लिए नफ़रत का बीज बो चुका था, कमालुद्दीन के लिए एक नशे की तरह थी। उसने लामिया के साथ अपनी पहली नज़र में सुकून और प्यार महसूस किया था। उसकी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया था। लामिया की नफ़रत, कमालुद्दीन के दिल उसके लिए अब मोहब्बत से भर चुका था। उसने लामिया के वजूद में एक अजीब सी कशिश पाई थी। दीन के लिए लामिया अब एक ज़रूरत बन चुकी थी और वह उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार था। उसके दिल में ये यकीन मजबूत होता जा रहा था कि लामिया उसकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहेगी और वह उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। न जाने रात के किस पहर उसे दुश्मन के पहलू में नींद आ गई थी। वह अभी बिस्तर से उठ भी न पाई थी कि उसकी सास कमरे में दाखिल हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे की शादी यूं होगी। उसकी सास ने कड़वी शब्दों में बात शुरू की। तुम जानती हो क्या, कमालुद्दीन की मंगनी मेरी बहन के बेटे से तय हो चुकी थी और मैं हमेशा चाहती थी वही मेरे घर की बहू बने, लेकिन न जाने कैसे
मेरी नूरजहां के अक्ल पर पर्दा पड़ गया। उसने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी का फैसला बदल लिया, बल्कि कई जिंदगियों के फैसले भी उसके एक फैसले की वजह से पलट गए हैं। लामिया बिल्कुल चुप खड़ी थी, मगर उसके दिल में हर शब्द कांटे की तरह चुभ रहा था। वह जानती थी इस घर में उसका कोई अपना नहीं होगा। याद रखना लड़की, उसकी सास ने उस पर तीखे शब्दों से निछावर किया और कहा, तुम बस कमालुद्दीन की रखेल हो। इस घर की मालकिन बनने का सपना कभी मत देखना। तुम्हारी हैसियत क्या है, ये तुम्हें याद दिलाना मेरा फर्ज है। और आज मैं तुम्हें इसलिए बुलाने आई हूँ, आज से तुम इस घर की नौकरानियों के साथ काम संभालोगी, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें यही सब कुछ करना है। ये तुम्हारा मुकद्दर है। लामिया के दिल पर हथौड़े चल रहे थे। अभी उसने अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इतने में कमालुद्दीन भी नहाकर वॉशरूम से बाहर निकल आया। उसने लामिया की तरफ देखा, जिसे वह सोता हुआ छोड़ गया था। उसे एहसास था कि रात को उसने लामिया के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, इसलिए वो खामोशी से उठकर चला गया था ताकि उसकी नींद खराब ना हो। लेकिन उसकी माँ ने आकर उसको जगा दिया था। कमालुद्दीन को देखते ही समझ चुकी थी, पहली रात ही दुश्मन की बेटी का वजूद उस पर असर कर गया था, वरना वह कभी उसके साथ रात ना गुजारता, बल्कि उसे अपने कमरे तक नहीं लाता। ये वही कमालुद्दीन था जो शहाबुद्दीन के खानदान के लोगों के नाम सुनकर भड़क उठता था। आज तो कमालुद्दीन की नज़रों में मोहब्बत साफ दिखाई दे रही थी। उसकी माँ ने जल्दी से लामिया को कमालुद्दीन के कमरे से बाहर निकलने को कहा। नौकरानियों के कमरे की तरफ भेजते हुए बोली, तुम्हें यहाँ के रूल के हिसाब से चलना होगा। इस घर में तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं। कमालुद्दीन को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई थी, लेकिन कल तक वह खुद शर्त में आई हुई लड़की के लिए यही सोच रखता था। लामिया कमरे के दरवाजे पर थी जब कमालुद्दीन ने अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, ये अब मेरी बीवी है और मुझे पसंद भी है। इससे नौकरानियों के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप इसी कमरे में रहने दो। उसकी माँ की आंखों में गुस्से की आग दहकने लगी थी, लेकिन वह अपनी बात मनवाना अच्छी तरह से जानता था। वह बेटे के सामने कुछ भी ना बोल पाई थी और लामिया की तरफ घूरती हुई बाहर चली गई। कमालुद्दीन लामिया के करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह डर गई। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लामिया ने उसका हाथ कंधे पर से हटाते हुए कहा, मुझे नौकरानियों के साथ रहना कबूल है। ये कहती हुई वह कमरे से बाहर निकल आई थी। सामने ही काम करती हुई नौकरानी उसे नजर आई। नौकरानियों के कमरे के बारे में पूछा और उस कमरे के अंदर चली गई। कितनी ही देर वहां बैठकर रोती रही। कल तक वह अपने बाबा के घर में थी और आज उसे अपने लिए उस जगह का चुनाव करना पड़ा था जो नौकरानी के रहने की जगह थी। वह समझ रही थी कमालुद्दीन सिर्फ लामिया को अपने बाप और भाई से बदला पूरा करने के लिए उसे अपने कमरे में रखना चाहता था। और इतनी जिल्लत तो उन कुत्तों के साथ बैठकर भी न महसूस हुई थी जितनी इस बात को सोचकर महसूस कर रही थी। वह गुजारी रात मंजर सोचकर तड़प उठी थी। जब उसके करीब आया था वह सिहर कर कांप चुकी थी, क्योंकि वह जानती थी उसके सर पर कौन सा भूत सवार था। अगर वह उसे हासिल ना कर लेता तो शायद ये जंग खत्म ही ना होती। इसलिए तो उसे रखेल बनाया गया था ताकि खानदानी दुश्मनी का सारा बदला उस नाजुक जान से लिया जाए। वह रात का आलम सोच सोच कर दहाड़े मार मार कर रोती रही। कमालुद्दीन उसके पास नहीं आया था। वह सोच रहा था वह उस वक्त डरी हुई है। वह फिर उसके पास गया तो वह और ज़्यादा डर जाएगी। वह चाहता था वह जितना जल्दी हो सके इस घर के माहौल को अपना ले। इसलिए अगले कई दिनों तक लामिया से दूरी बनाकर रखा और लामिया ने भी नौकरानियों के साथ रहना ही गवारा समझा। कमालुद्दीन उसके करीब ना आया। उसकी सास को तो जैसे मौका मिल गया था। वह जी भरकर सारे काम लामिया से करवाने लगी थी, बल्कि अब तो नौकरानियों को बिठाकर भी उनके काम लामिया से करवाई जा रही थी। कमालुद्दीन को चीनी मिलों और ज़मीनों के कामों से फुर्सत नहीं था कि घर में देखता उसके साथ क्या हो रहा है। वह समझता था कि लामिया अपनी मर्जी से उससे दूर रहना चाहती है और इसलिए वह नौकरानियों के कमरे में रुकी है, क्योंकि वह ऐसा ही कह कर गई थी। एक हफ्ता गुजर चुका था। दोनों ने उस रात के बाद से एक दूसरे को न देखा था। आज रात खाने के वक्त कमालुद्दीन ने अपनी माँ से पूछा, लामिया कैसी है? तो उसकी माँ ने उसे गुस्से से देखते हुए जवाब दिया था, तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि अब वह कैसी है। हम तुम्हारी शादी बहुत जल्द तुम्हारी पहले वाली मंगेतर से कर देंगे। तुम अपनी नई आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो, ना कि शर्त में आई हुई रखेल दुश्मन की बेटी के बारे में। उसकी माँ की बात सुनकर उसने कुछ कहना ही चाहा था कि बाप ने भी उसे बिल्कुल चुप रहने को कहा। बोले, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, वह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं। इस बात का जवाब अमरुद्दीन खान को उसकी माँ ने देना चाहा, लेकिन बेटा वह उसके निकाह में है, ये हक रखता है। अगर उससे मिलना चाहता है या बात करना चाहता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं।
कमालुद्दीन की माँ अपनी सास की बात पर भड़क उठी थी। माँ जी, मुझे तो लगता है आप ये चाहती ही नहीं कि मैं अपनी बहन की बेटी को इस घर में दुल्हन बना कर लाऊं। तभी तो पहली रात में ही आपने कमालुद्दीन की रखेल को कह दिया था कि तुम इस घर की बहू रानी हो, और अभी भी उसकी तारीफदारी कर रही हैं जैसे वह आपकी कुछ लगती हो। ये सुनकर सभी लोग चुप हो गए थे और कमालुद्दीन खाना छोड़कर अपने कमरे में जा चुका था, लेकिन उसके दिल की बेचैनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लामिया बहुत याद आ रही थी। उसने 10 दिनों से उसे कहीं नहीं देखा था। वह घर में क्या करती है उसे ये तक पता नहीं था, और कमालुद्दीन चुपके से अपने कमरे से बाहर निकल आया था। वह नौकरानियों के कमरे के पास आकर खड़ा हो गया था, लेकिन दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कितनी ही देर वह खड़ा रहा था। उसकी दादी किसी काम से बाहर निकली। वह कमालुद्दीन को यूं बाहर खड़ा देखकर उसके पास आ गई थी। उन्होंने पीछे से उसे आवाज़ दी, यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? तो वह चौंक गया था। दादी ने उसे अंदर जाने का इशारा किया, लेकिन उसने ना में सिर हिलाया और अपनी झिझक को अपनी दादी से बयां कर दिया था। दादी ने उसे समझाया, बेटा वह तुम्हारी बीवी है, अगर तुम उसका साथ छोड़ोगे तो टूट जाएगी। जानते हो, जब वो आई है सारी नौकरानियों का काम वो अकेली करती है। हम सब जानते हैं कि वो शहाबुद्दीन की बेटी है। अपने घर में शायद पानी का गिलास भी अपने लिए लेकर ना आती हो, लेकिन उसने यहाँ पर कभी इनकार नहीं किया। कमालुद्दीन को एहसास नहीं था कि उसकी माँ लामिया के साथ ऐसा सलूक करती होगी। वह दादी की बात पर हैरान हो गया था। फिर उसने नौकरानी के कमरे का दरवाज़ा खोला था। वह सामने ही जाए नमाज पर दुआ के लिए हाथ उठाए बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन न जाने दिल ही दिल में अपने रब से क्या मांगने में बिजी थी। वह उसके करीब आकर बैठ गया था। उसके पीछे दादी भी कमरे में आ गई थी। उसे अभी तक किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। वह उसके चेहरे की मासूमियत को देख रहा था और सोच रहा था, कितना बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। मैंने लामिया जैसी पाक लड़की को कुत्तों के पास छोड़ा था। क्या मेरा रब मुझे गुनाह की माफ़ी देगा? लेकिन अगर लामिया ने मुझे माफ़ कर दिया तो यकीनन मुझे अपने रब से भी माफ़ी मिल जाएगी। लामिया ने कितनी देर के बाद आंख खोली तो अपने करीब कमालुद्दीन को देखकर चौंक गई। वह एक झटके से जायनमाज से उठ खड़ी हुई, लेकिन पीछे खड़ी दादी ने उसे संभाल लिया। डरने की कोई बात नहीं बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं। वह दादी की आदतों को अच्छी तरह जान चुकी थी। एक दादी ही थी जो उसकी हर बात कबूल करती थी। उसने लामिया से डरते हुए दादी के पीछे छुपने की कोशिश की तो दादी ने उसे समझाते हुए बोला, बेटी ये तुम्हारा शोहर है। तुम्हारे बाप और भाई ने तुम्हें खुद उसके निकाह में दिया, पाक रिश्ते में बांधकर उसके साथ भेजा है। तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से तुम्हारे लिए ये निकाह अचानक था, इसी तरह इसके लिए भी ये अचानक ही था। मैं मानती हूँ इसके दिल में बचपन से दुश्मनी का बीज बोया गया था, इसलिए शायद उस रात उसने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन अब इसे इस बात का पछतावा है। कमालुद्दीन लामिया के सामने हाथ जोड़े माफ़ी मांग रहा था। मुझे माफ़ कर दो। मैं अब तुम्हारे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। अगर तुम चाहो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें अपने घर छोड़कर आने के लिए भी तैयार हूँ। वह जानता था लामिया उस पर कभी यकीन नहीं करेगी। उसकी मोहब्बत को हासिल करने के लिए उसका भरोसा जीतना जरूरी था। उसकी तरफ देखा तो दादी ने कमालुद्दीन से कहा, बेटा तुम्हारा बाप इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगा। कमालुद्दीन ने कहा कि दादी, मैं लामिया को और ज़्यादा जुर्म बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। उसने लामिया का हाथ पकड़ा और सीधा उसे गाड़ी में बिठाकर शहाबुद्दीन की हवेली छोड़ने आया था। हवेली में मौजूद सारे लोगों ने देखा कि दुश्मन का बेटा खुद चलकर लामिया को लाया था। लामिया के घर वालों ने तो दोबारा उसे देखने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन इस तरह अचानक कमालुद्दीन को देखकर वह हैरान रह गए थे। नूरजहां दौड़कर भाई के गले लग गई थी, जो कभी नूरजहां के खून का प्यासा था। उसने नूरजहां के सर पर हाथ रखा और वापस अपने हवेली आ गया था। कमालुद्दीन जो कभी शेर की दहाड़ रखता था, उसके डर से लामिया के घर वालों ने उसे कमालुद्दीन की रखेल बनाने का फैसला किया था। वही कमालुद्दीन इतना कैसे बदल गया था। सबके साथ लामिया भी हैरान परेशान खड़ी थी, उसे देख रही थी। अगली सुबह अमरुद्दीन की हवेली में कयामत टूट चुकी थी। जब सबने लामिया को ना पाकर उसके वापस भाग जाने का गुमान कर लिया था, कमालुद्दीन ने सबके सामने टक्कर जवाब देने का फैसला कर लिया था। मैंने खुद अपनी बीवी को उसके मायके जाने की इजाज़त दी है। अमरुद्दीन और उसकी बीवी कुछ दिन तो उसकी बात पर नाराज रहे, लेकिन अपने बेटे से कब तक नाराज रहते। उधर लामिया के घर वाले भी हैरान थे, कमालुद्दीन अभी तक उसे लेने क्यों नहीं आया। इधर लामिया ने सबको हकीकत बता दी थी कि वह मेरी मर्जी के बगैर मुझे लेने नहीं आएगा। फिर उसकी माँ ने भी उसे समझाया, बेटी अब तुम्हारा निकाह उसके साथ हो गया है, अपना घर तो तुम्हें बसाना ही पड़ेगा।
फिर क्यों ना इतना प्यार करने वाले शोहर के साथ ही बसा लूँ। अपने घर वालों से मिलकर लामिया कमालुद्दीन की कदर हो गई थी। उसने कमालुद्दीन को पैगाम भिजवाया, अपनी बीवी को लेकर जाओ। तो कमालुद्दीन खुशी खुशी उसे लेने पहुंचा था। लेकिन लामिया के साथ नूरजहां ने भी अपने घर वालों से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कमालुद्दीन उसे जब लेकर घर पहुंचा तो उसकी माँ उसे देखकर सारे गिले शिकवे भूल गई थी। वह दोनों माँ बेटी कितनी ही देर तक गले लगकर रोती रहीं। अमरुद्दीन ने जब सबको रोते हुए देखा, फिर उसकी माँ ने आगे बढ़कर कहा, बेटा अपनी औलाद से भला कैसी रंजिश। जब हमारे बच्चे अपनी अना को भुलाकर एक दूसरे को अपना सकते हैं तो तुम्हें भी अपनी बेटी को माफ़ कर देना चाहिए। वैसे भी तुम्हारा बदला तो कब का पूरा हो चुका था, जब शहाबुद्दीन खान की बेटी ब्याह कर इस घर में आ गई थी। अब आने वाली नस्लों को इस दुश्मनी की आग में जलने से बेहतर है कि पुरानी बातों को भुला दी जाए। अमरुद्दीन खान ने भी नूरजहां को गले से लगाकर सारे गिले शिकवे दूर किया और अपने दामाद सिकंदर को भी बुलाकर अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा किया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।